हमने पिछली क्लास में ग्राफ का बेसिक भी समझ लिया और ग्राफ समझने का रीज़न क्या था कि सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ और मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री के बारे में हम पढ़ें। तो आज हम देखते हैं इन टॉपिक्स के बारे में और अब तुम्हें बेसिक का आइडिया हो चुका है। ये देखो एक एग्जांपल से समझते हैं कि यहाँ से ए से बी जो है, पहली बात तो डायरेक्टेड ग्राफ है ये, और ऊपर से वेटेड ग्राफ भी है क्योंकि वेट्स दे रखे हैं, है ना। सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ। अब यहाँ देखो कि मेरे को ए से ए जाना है, मैं ए में हूँ, ए को ही जाना है। अभी हम क्या कर रहे हैं, मैनुअली देख रहे हैं, फिर हम डाइजेस्टार्स देखेंगे, ठीक है। ये चीज़ तुम्हें अभी बताएंगे, पहले मैनुअली करके देखते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा ये डायग्राम, ठीक है। तो ए से ए को जाना है तो 0, यहीं पे तो है। हम ए से बी को जाना है तो कितना लग रहा है, 5 लग रहा है। मिनिमम ढूंढना है तुम्हें फ़िलहाल, ठीक है। सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ, यानी शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढना है तुम्हें। फिर अभी ये मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री वाली बात नहीं कर रहे, शॉर्टेस्ट पाथ की बात कर रहे हैं। ए से बी जाने का शॉर्टेस्ट पाथ 5 दिख रहा है फ़िलहाल, ठीक है। फिर ए से सी चलते हैं, ए से सी जाओगे या तो 50 हो जाएगा, देखो डायरेक्ट 50 पे जा रहे हैं। या हम क्या कर सकते हैं कि 5 में 5 से बी पे जाएँ, बी से फिर सी पे जाएँ 8 पे, तो 5 में 8 जुड़ा 13, तो ये छोटा है ना, 50 से तो काफ़ी छोटा है ना। तो फिर इसका मतलब 13 है। ए से डी की तरफ जाएंगे तो एक तो डायरेक्ट जा रहा है ये 20 पे, डायरेक्ट डी को जा रहा है। या थोड़ा घुमा फिरा के देखें तो यहाँ से यहाँ ए से बी, बी से सी 13 हो गया था यहाँ पे, मतलब ये जो वैल्यू है शॉर्टेस्ट पाथ की है, तो हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो सी तक 13 पे पहुँचे, 13 के बाद 6 यानी 19, डी पहुँच गए 19 पे, ठीक है। फिलहाल 19 लिख दिया मैंने, 11 बाद में पता चला, बाद में कैसे अभी बताता हूँ, ठीक है। डी पहुँच गए 19 पे। ई देखो कहाँ तक पहुँचे, ई पहुँचने के लिए यहाँ डायरेक्ट जा रहे 40 का रास्ता, मगर बी से 5 पे पहुँचे, ए से बी 5 पे पहुँच गए और 4 से ई पे पहुँच गए। 5 और 4 कितना होता है, 9, यानी 9 आंसर है ना। थोड़ा सा दिमाग लगा के देखा कि अगर ई पे पहुंच गए 9 पे, और 9 में 2 जुड़ा 10, 11 होता है, तो यार डी पे तो पहले 19 आ रहा था, 11 वाला आसान है, इसलिए काट के यहाँ 11 करा, ठीक है। ये सारा काम मैनुअली हो रहा है। इसके बाद जब तुम्हें रजिस्ट्रार्स बताऊंगा तो फिर तुम्हें सारा काम ईजिली लगेगा, तुम्हें इतना दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है। फिर आता है एफ़ तक जाना है, एफ़ को जाना है तो कितना होगा, एक डायरेक्ट रास्ता जा रहा है 30 का, ठीक है। या फिर हम क्या कर सकते हैं कि 5 और यहाँ से 3 एफ़ पे, 5 और 3 8 होता है। तो ये था मैनुअली, ठीक है। थोड़ा ऊपर करता हूँ, हम एक्चुअली इसमें करने क्या वाले हैं, एडजेसेंसी लिस्ट बनाएंगे। क्या बना रहे हैं, एडजेसेंसी लिस्ट बना रहे हैं। और प्रेजेंट इन मिन हीप, ये सब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी साइड बाय साइड कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हमें लिखना है ए बी सी डी ई एफ़, टोटल एफ़ है तो एफ़ तक लिख देना है। उसके बाद स्टार्ट कैसे करना है कि इनिशियली हम मान लेंगे कि सब, देखो हमें क्या निकालना है, मिनिमम निकालना है, शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है। तो हम इनिशियली मान लेंगे कि हमारे पास जो है पहुँचने का रास्ता इनफाइनाइट है और इसका पेरेंट है नल। पेरेंट क्या होता है, देखो जैसे यहाँ पे मैं ई तक पहुँच रहा हूँ, ठीक है, 9 आ रहा है आंसर। तो 9 कैसे आ रहा है, 5 में 4 जुड़ा 9, है ना। तो ई का पेरेंट क्या हो गया, बी हो गया। ए तक पहुँचने के लिए ई का पेरेंट बी हो गया। वो जो जैसे डी की वैल्यू देखो, डी तक पहुँचने के लिए हमने क्या करा, ए से बी गए, बी से ई गए, 5 और 4 9, और 9 में 2 जुड़ा 11, तो यानी ए से डी का जो पाथ है वो शॉर्टेस्ट 11 आ रहा है, मगर डी का पेरेंट तो ई था, है ना। यही चीज़ है पेरेंट की बात। तो मान लेते हैं शुरू में पेरेंट नल है और सबका जो है पाथ इनफाइनाइट है सबका, बिसाइड ए की वैल्यू 0 रहेगी, क्योंकि ए जो है हमें एक ना एक तो ऐसे चुनना पड़ेगा ना कि जहाँ जहाँ से हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो 0 रहेगा, क्योंकि ए से ए की दूरी 0 है, बाकी सबकी इनफाइनाइट मान लेते हैं इनिशियली, ठीक है। तो होता क्या है कि इनमें से मिनिमम पकड़ो और यहाँ नीचे लिख दो, ठीक है। और ये सब करने में पहली बात तो क्रिएशन ऑफ मिन हीप बोल रहे हैं, प्रेजेंट इन मिन हीप। मिन हीप क्यों बना रहे हैं, क्योंकि मिनिमम चेक कर रहे हैं, तो ओ ऑफ वी तो लग जाएगा इसमें मिन हीप क्रिएट करने में। उसके बाद लॉग वी लगेगा हर बार, देखो हर बार लॉग वी लग रहा है, नीचे भी यही हो रहा है, ठीक है। जब जब हम कोई मिनिमम वैल्यू लेकर आ रहे हैं, ठीक है, वो लॉग वी टाइम लग रहा है उसमें, ठीक है। अब देखो ए को मैंने यहाँ रखा और जो चीज़ रख दी यहाँ पे वो गायब हो जाएगा, और उससे क्या इफेक्ट होगा, अब ए के एडजेसेंट कितने हैं, देखो ए के एडजेसेंट है हमारे बी, और फिर यहाँ डी, फिर यहाँ मतलब एफ भी है, ई भी है, सारी हैं, 1 2 3 4 5, देख रहे हो ए से पाँचों दिशाओं में लाइनें जा रही हैं, यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं 5, क्या है ये, एडजेसेंट नोड्स, ठीक है। इतना समझ में आया। फिर है डिक्रीज़ की। अब ये डिक्रीज़ की जो है ये क्या है, वो यहाँ पे वैल्यूज़ को मॉडिफाई करना है। अब देखो ए से बी का रास्ता क्या है, 5 है, तो यहाँ से इनफाइनाइट हट के 5 आ गया और ए के थ्रू जाएंगे, ए क्या है, पेरेंट है। अगला ए से सी का रास्ता क्या है, 50 है, ए के थ्रू जाएंगे। अभी ये सब नहीं देखेंगे हम कि देखो मैं अभी ऐसे तुम्हें डिटेल में बता रहा हूँ इसलिए टाइम लगेगा, ठीक है। जैसे 2 3 बार और बताऊँगा तुम्हें ये चुटकियों में हो जाएगा, ठीक है। तो अभी ब्लाइंडली काम करना है, मतलब ऐसा सोच समझ के नहीं करना जैसे मैनुअली में कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि ये तो खुद ही काम करता है। तो ए से बी का रास्ता 5 का है, फिर 50 का है सी के लिए थ्रू ए,
ए पेरेंट है, ठीक है, सबका 20 30 40 है ना, एज इट इज़ आ जाएगा, और नीचे सारे के पेरेंट ए हैं। तो ये चीज़ जो मॉडिफाई हुई है ना, इसको डिक्रीज़ की कहते हैं। हमने क्या करा, इनफाइनाइट से डिक्रीज़ कर दिया 50 पे, इनफाइनाइट से 20 पे, है ना, तो डिक्रीज़ की 5 बार लगी, तो 5 लॉग भी साइड बाय साइड, ये टाइम भी लगता रहेगा, ठीक है। आगे बढ़े, इन सब में से मिनिमम कौन है, ये है, इत्तेफाक से ये है, ठीक है। जैसे नीचे देखो ये है, ऐसा नहीं कि हमेशा सेकंड वाला ही मिनिमम होगा फिर थर्ड होगा, नहीं, कोई भी हो सकता है। तो इसको हमने क्या लिया, नीचे लिया, बी लिखा यहाँ पे, लॉग भी टाइम लगा। अब क्या करना है, चेक करना है बी के एडजेसेंट कौन से हैं। ये दिख रहा है, जो जहाँ जहाँ एरो जा रहा है ये भी दिख रहा है, एरो ई को भी जा रहा है, एरो सी को भी जा रहा है, 1 2 3 4 4 एडजेसेंट है, देखा ना, एक ही तरफ कोई एरो नहीं था, पाँचवा नहीं होगा, तो यहाँ 4 लिखा, 4 लिखा। अब देखो, अब हमें चेक करना है कि जो प्रीवियस वैल्यू है उससे कम हो रहा है कि नहीं। मतलब पहले देखो, ए से सी देखते हैं, ए से सी को जाने में, ए से सी की तरफ जाने में 50 शॉर्ट, मतलब 5 जो था 50 का था, है ना, मगर बी के थ्रू जाएंगे अगर तो 5 और 8 13 होता है। तो क्या मिनिमम है, 50 से तो कम ही है, तो 13 कर देंगे थ्रू बी। अगर बी पेरेंट होगा तो यानी बी की तरफ से आएंगे तो 13 में काम हो जाएगा। और देखो क्या, डी की तरफ जाते हैं, देखो 5 और 15 20 होता है, वैसे भी 20 है, तो कोई मैटर नहीं करता, वही रहने देते हैं, ठीक है। फिर देखो ई तक पहुँचना है, ई तक ए पहुँचा रहा था 40 में, ये देखो 40 में, है ना, मगर बी पहुँचा रहा है 5 और ई ना, 5 और 4 9, 9 में पहुँचा रहा है ना, तो बेटर है, तो 9 थ्रू बी, बी इज़ द पेरेंट। एफ़ के लिए देखो, एफ़ तक पहुँचाने का तरीका क्या है, बी को डायरेक्ट जो है 3 है, ऐसे नहीं कि तुम ई को लोगे, नहीं, बी से ही पहुँचना है ना, तभी तो यहाँ बी लिया गया है, या तो ए आएगा या बी आएगा, ठीक है, मतलब ये प्रीवियस जो है वही आ सकते हैं। तो 5 और 3 जो होता है 8 होता है, तो 8 बी, ठीक है। तो एक बात समझ में आ गई, बी से एडिट वाले 1 2 3 ही है, तो यहाँ 3 लॉग बी, यानी डिक्रीज़ की 3 में ही लगी, एक में नहीं लगी, क्योंकि वो बात वही पड़ रही थी, है ना, तो नहीं लगाई हमने, कोई मैटर नहीं पड़ता, कांस्टेंट चीज़ें ये तो, है ना। ऐसे ही करते करते हम एफ़ का भी ट्राई करेंगे, ठीक है, ई का भी, मतलब एफ़ का करा, क्योंकि मिनिमम कौन सा इनमें से 8 है, 8 तो मिनिमम है, तो ये यहाँ के लॉग बी में एफ़ यहाँ आ गया, ठीक है। अब एफ़ के थ्रू चेक करेंगे कि बाकी 3 का ट्राई करते हैं, ठीक है। तो देखो एग्जैक्टली वही रहा, इसका मतलब चेंज नहीं हुआ, यानी 0 + 0, क्योंकि एफ़ जो है वो क्या है, मैंने पिछली बार बताया था, सिंक है, देखो यहाँ से सारी रेज इसी की तरफ आ रही है, मगर यहाँ से कहीं नहीं जा रहा है ना, तो एफ़ तो गया। अब देखो, अब बचा क्या, इन तीनों में से मिनिमम कौन है, ये है, तो ई को ले लिया यहाँ पे, अब ई आ गया यहाँ पे, 9 में 2 जोड़ोगे 11 होता है, यानी मिनिमम है, 20 से तो कम ही है, तो हम इसको एडिट कर देते हैं, ठीक है। फाइनली फिर डी आ जाएगा, एट द एंड सी आ जाएगा, तो टोटल कितना हुआ, कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से देखें, ये तो हमने काम सिंपल कर दिया, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से देखें तो ये लॉग वी आते रहेंगे, तो वी टाइम्स आएंगे, वी लॉग वी। यहाँ की बात करें तो क्रिएशन में इतना का टाइम गया, और साथ में ये जो है ना, ये सब ये ई है, एजेस है ना, अगर तुम एडजेसेंसी लिस्ट की बात करोगे, ये जो लिस्ट बनाई हमने, इसकी एजेस हैं ये, और ई लॉग भी चलेगा, तो दीज आर कलेक्टिवली कॉल्ड आउट डिग्री या एज, ठीक है। तो आउट डिग्री मतलब जैसे यहाँ बी की बात कर रहा था ना मैं, तो बी से कितने आउट डिग्री जा रहे हैं वही तो देख रहे थे हम, एडजेसेंट वही तो कहलाएंगे, तो इसलिए यहाँ पे एज आया, ठीक है। तो इन टोटल अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें डाइजेस्टर्स में, तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी याद रखना, ठीक है, क्योंकि मैं प्रिम्स में भी यही मतलब सेम रहेगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, अभी बताऊंगा क्या है ये प्रिम्स, है ना, प्रिम्स और क्रुस्कल, ये हमने बोला था ना कि जब हम मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री पढ़ेंगे तो उसमें आएगा, तो वो तो बताऊंगा मैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ गई, वी प्लस वी लॉग वी, ये वी कहाँ से आया पता है, क्रिएशन ऑफ मिनी हीप, वी लॉग वी तो ये रहा, क्रिएशन ऑफ मिनी हीप कहाँ करी हमने, ऊपर ये रहा, है ना, ई प्लस ई लॉग वी, ई प्लस ई लॉग वी, ये यहाँ से आ गया, तो बड़ा कौन सा इसमें से ये है, और एट द एंड हमारा वी प्लस ई लॉग वी बन गया आंसर, तो यही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी अकॉर्डिंगली। कुछ नोट पॉइंट्स हैं कि जैसे 5 लॉग भी दिखा रहा था मैं ऊपर, तो क्या इंप्लाई करता है कि 5 बार डिक्रीज़ की ऑपरेशन चला है 5 नोड पे, है ना, तो 5 नोड जो है डिक्रीज़ की ऑपरेशन के थ्रू गई हैं और उनकी वैल्यूज़ कम हुई हैं, ये तो मैं बता ही चुका हूँ वैसे में। एक और नोट पॉइंट ये है कि मान लो इस तरह का मिनी हीप है ना, डिक्रीज़ की एक्चुअल में है क्या, अगर तुम्हारे दिमाग में आता है कि क्या डिक्रीज़ की हो क्या रहा है, मान लो कि हम मिनिमम पार्ट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करा, जैसे डिक्रीज़ की लगाई हमने ए 13,5, 13,5 यानी 1 2 3 4 5 6 ऐसे है ना, 13th पोजीशन पे 5 आ गया, तो 5 कब आया, जैसे पता चला कि मिनिमम डिस्टेंस 130 से भी कम हो सकता है ना, पहले इनफाइनाइट था उससे कम हुआ, तो ऐसे करके कम होते होते 5 आ गया, तो इस 5 के होने से मिन हीप में इफेक्ट पड़ेगा, कैसे, 5 पूछेगा कि भाई मैं सही जगह पे होंगे, नहीं, बोलेगा नहीं, तो ये दोनों आपस में स्वैप कर लेंगे, है ना, 5 आ चुका है, ये 130 भूल जाओ, 5 और 16 ने स्वैप कर लिया, 5 पूछेगा मैं सही जगह पे हूँ कि नहीं हूँ, 30 ने स्वैप कर लिया, फिर एट द एंड 5 ऊपर आ गया, तो लॉग भी लगा ना, तो इन टोटल ये मिन हीप को मेंटेन करने के लिए लॉग वी लगा, है ना, तो डिक्रीज़ की करेंगे तो लॉग वी जो है वो वर्स्ट केस है, बेस्ट केस क्या रहेगा, जैसे मान लो यहाँ बताया गया कि 8th पोजीशन पे 75 कर दो, तो 80 के 75 हो गया, अब ये तो मूव करेगा नहीं, क्योंकि पूछेगा मैं सही जगह पे हूँ, तो लोग बोलेंगे हाँ सही है, तो बेस्ट केस तो ऑफ 1 है, मगर हम वर्स्ट केस लेके चलते हैं कि आगे दिक्कत ना है, तो दिस इज़ द थिंग कॉल्ड डिक्रीज़ की। सो ये वाला एग्जाम्पल देखो, और कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है,
इसमें भी डाइजेस्ट्रास लगा रहे हैं और इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है फ्रॉम द अबव डायरेक्टेड ग्राफ, है ना, वेटेड तो है ही, डायरेक्टेड भी है, सिर्फ ब्लैक वाली इंक देखना है, ठीक है, और जो ब्लू पेन से करा है वो साथ साथ बताता भी रहूँगा। तो इस डायरेक्टेड ग्राफ में वर्टेक्स बी से अगर स्टार्ट हो, मैंने बोला था ज़रूरी नहीं है ए से शुरू हो, तो बी से इस बार स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और ये कटा कटा क्यों है, तो और ये दिस स्टैटिक का मतलब क्या है, ये सब हम देखने वाले हैं। तो पहली बात तो हम कह रहे हैं इसमें डाइजेस्ट्रास एल्गोरिथम लगानी है, वर्टेक्स बी से शुरू हो रहा है, तो मिन हीप में प्रेजेंट होगा फर्स्ट ऑफ ऑल, और हमारी एडजेसेंसी लिस्ट होगी। तो हम क्या करेंगे, ए बी सी डी ई एफ कर देंगे अपने, जैसे हम पिछली बार करे थे। उसके बाद सबको हम इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट, मतलब मिनिमम नंबर हम इन्फाइनाइट मान लेते हैं। जैसे ए को मैंने इन्फाइनाइट मान लिया, पेरेंट इसका नल, अभी कोई पेरेंट नहीं है, ठीक है। इन्फाइनाइट हम मिनिमम मतलब मैक्सिमम लेके चलते हैं कि जैसे जैसे कम होते जाएगा हम कम करते जाएंगे, और बी से शुरू होने वाला है, तो इसलिए ये जीरो नल है। बाकी सब देखो मिनिमम पैरेंट है ना, सबके इन्फाइनाइट नल है, तो कर दिया। अब तुम्हें पता है सबसे कम कौन सा है इनमें से, बी है ऑब्वियसली, तो लॉग बी लगेगा बी को चूज़ करने में, और ये मिन हीप क्रिएट करने के लिए ओ ऑफ बी में हुआ, ठीक है। मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी साथ साथ लिख रहा हूँ कि तुम्हें एक बार दिमाग में आ जाए, वरना ये जब तुम सॉल्व करोगे, क्योंकि नीचे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, अभी बता दो क्या क्वेश्चन है, ठीक है, फ्रेम में ये है तो अभी ये देख लेते हैं। तो नीचे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें जरूरी नहीं है कि हमेशा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछे, तो बस ये तुम्हें समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो जैसे ही हमने बी को यहाँ लिया, तो बी से अब सबके डिस्टेंस देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल बी से ए का डिस्टेंस देखो 41 है, तो 41 इसको काट के इन्फाइनाइट से तो कम है 41, है ना, मिनिमम सर्च कर रहे हैं, और पेरेंट इसका बी हो जाएगा, तो देखो 41 बी। अब यहाँ बी से सी देखो 90 बी, इन्फाइनाइट एन, क्योंकि डी और ई जो है वो अप्रोचेबल नहीं है, क्योंकि डी और ई से तो आ रहा है ना, कोई आउट डिग्री नहीं आ रही, इन डिग्री है सिर्फ, है ना, बी पे, तो इसलिए ये तो वही रहेंगे। एफ को देखो, एफ बी से एफ तक जाने का ये रास्ता देख रहे हो, 89 वाला, ये बाहर से जा रहा है जो, तो इस वजह से ये भी चेंज हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या चेंज हुए, 1 2 3 चेंज हुए, तो 3, है ना, और 3 लॉग भी। ये बात तो हमें पता है डिक्रीज़ की कैसे लगती है, मैंने इससे पहले ही बताया था। फिर यहाँ पे मिनिमम ढूंढा तो हमें मिनिमम मिला 41, दैट इज़ ए। फिर ए से हमने सेम सिस्टम शुरू करा, देखते हैं ए से देखा तो सी की दूरी क्या है ए से, कोई नहीं है, क्योंकि ए की तरफ, ए तो सी की तरफ पॉइंट ही नहीं कर रहा, तो वैसा ही रहेगा। रही बात डी की, तो देखो डी कैसे पहुँच रहे हैं, ए से डी जाने के लिए हम ये वाला पाथ यूज़ कर रहे हैं, है ना, तो ये 10 है। ए से डी जाने के लिए हम ये वाला पाथ यूज़ कर रहे हैं, तो बी से ए जाने के लिए हमारा 41 था, फिर 10 और हो गया, तो 51 हो गया ना, 40 + 10, क्योंकि अल्टीमेटली हमें बी से ही जाना है, पेरेंट भले ही ए है, पहुंचना हमें बी को है, तो बी से ए से डी। अब ए की वैल्यू 41 है, तो इसलिए 41 में 10 ऐड होगा तो 51 हो जाएगा, तो ये इन्फाइनाइट 10 कट के 51 ही हो गया, ठीक है, लिख दिया। ई तक जाने का कोई रास्ता नहीं है, एफ का हमारा एक्जैक्टली वही रहेगा, तो यहाँ पे ए की चेंज हुआ तो 1 लॉग भी। ऐसे करते जाएंगे हम, आखिरी तक चलेंगे, और जैसे जैसे कम वैल्यूज आती रहेंगी हमें आइडिया मिलता रहेगा। जैसे यहाँ देखो सी में देखो, फिर एफ में देखो, एट द एंड क्या हो, 101 डी और 37 एफ, 73 सी, ठीक है। ये भी बताने क्या तुम्हें, प्रॉपर बता देता हूँ, इतना तो कर ही दिया है हमने। अब इनमें से मिनिमम देखो तो 51 दिखा, डी हमने बाहर लिख दिया। अब डी से सी जाने का कोई रास्ता है क्या, देखो डी से सी जाने का रास्ता है, ये जो डी की वैल्यू थी उसमें 12 और जोड़ देना, है ना। डी की वैल्यू क्या थी 51, ये देखो ना डी की वैल्यू 51 थी, इसमें 12 और जोड़ो 63 होता है, तो इसलिए चेंज हो गया, क्योंकि सी तक पहुँचने के लिए हमें 12 और जोड़ना पड़ा। फिर 101 डी आ जाएगा, यहाँ पे ई तक पहुँचना है, तो यहाँ क्या जोड़ना पड़ेगा 50, 51 में 50 जोड़ोगे तो 101 आ जाएगा, ठीक है। तो 3 चेंजेस हो गए, तो 3 + 2 लॉग भी। ऐसे करके आगे बढ़े, एट द एंड हमारा ये काम हो गया, और टोटल लगा लॉग भी। यहाँ पे हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो देखो नीचे करके, ये देखो यहाँ पे एडजेसेंसी लिस्ट है, तो बताया ई + ई लॉग भी, है ना। और क्वेश्चन जो कह रहा था वो बताता हूँ, क्योंकि यही मेन है ना, क्वेश्चन जो कहना चाह रहा था कि प्रिंट अच्छा ये चीज़ अभी थोड़ा इग्नोर करना, बताता हूँ ये चीज़ क्यों लिखी है, नीचे नोट है उस वजह से। क्वेश्चन कह रहे हैं प्रिंट द सीक्वेंस ऑफ वर्टेक्स आइडेंटिफाई बाय डाइजेस्ट्रास एल्गोरिथम। तो क्या क्या आएगा सीक्वेंस वर्टेक्स का, देखो ऊपर BADCFE, यही तो लिखा है ना, तो यही एट द एंड हमें यही चीज़ देखनी होती है। फिर क्वेश्चन पूछ रहा है, क्योंकि अब तुमने इतनी मेहनत करके ये काटा पीटी करी, नंबर्स का क्या खेल था, तो इस वजह से नंबर्स का खेल था कि व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम B to E। अब डायग्राम के थ्रू देखोगे तो बी से ई तक जाने का क्या पाथ है ना, इसमें तो प्रॉपर डाइजेस्टाइज लगानी पड़ेगी, है ना। तो इसलिए डायरेक्ट अगर हम देखें कि तुम्हें यहाँ इसमें देखो तुम्हें कहाँ जाना है, तुम्हें पता है कि सबको बी पे ही जाना है, ए को भी, जैसे बी को बी पे जाने के लिए शॉर्टेस्ट पाथ है 0, बी को ए पे जाने के लिए, मतलब ए से बी को जाने के लिए 41 है शॉर्टेस्ट पाथ, ऐसा ही ई का पूछा गया है, शॉर्टेस्ट पाथ है 79, ठीक है, वाया एफ के थ्रू अगर होते हुए चलेंगे हम, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे इसका आंसर आ गया 79, ठीक है। तो 79 आंसर आया, मैंने 47 बोल दिया था क्या, नहीं 79 ही है, ये देखो 79 लिखा है ना। तो व्हाट इज द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम बी टू ई, क्या शॉर्टेस्ट पाथ है 79 है, कैसे आया, बी से ए को गए, अगर तुम देखो ऊपर बी से ए को गए, ए से डी को जाएंगे, डी से सी को गए, और सी से एफ को आएंगे, और एफ से ई को आए। देखो कितना कितना कॉम्प्लिकेटेड पाथ है ना। ये चीज़ कैसे पता चली, ये यहाँ से पता चली,
मेरे को ई तक पहुंचना है, तो देखो इतने सारे पाथ्स, बी से ए को आए, ए से डी को आए, डी से सी को, सी से एफ को, है ना, और इन हर एक की वैल्यूज़ को ऐड करने पे हमारा 79 आ रहा है। तो इसलिए ये था मज़ेदार क्वेश्चन। ठीक है, अब समझ में आया क्वेश्चन किस तरह के आ सकते हैं। और ये जो मैंने राइट साइड पे लिख रखा है, इसको नोट पॉइंट देख लो, फिर तुम्हें ज़्यादा क्लियर होगा। अगर देखो हम, काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, वेरिएशन अगर लाना चाहें, ठीक है, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कि जैसे मैंने बताया प्रेजेंट इन मिन हीप है, तो अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डाइजेस्टर्स की देखें तो वी लॉग वी, अच्छा बिल्ड हीप की वजह से वी लगता है, वी लॉग वी किस लिए, राइट साइड में वो जो लॉग वी जा रहे हैं ना, ये देखो वी लॉग वी, और यहाँ से हमारा क्या आ गया, ई प्लस लॉग वी, है ना। अब इस चीज़ को दिमाग में रखना। तो ये तो आ गई सी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, है ना, वी प्लस ई लॉग वी आ जाता है यूजिंग, इसमें क्या यूज़ होता है, एडजेसेंसी लिस्ट और मिन हीप। क्वेश्चन कह रहा है अगर तुम लिस्ट की जगह मैट्रिक्स यूज़ करते तो, और मिन हीप यूज़ करते तो, मिन हीप तो ठीक है, मिन हीप की वजह से तो काम चल ही रहा है, मगर जैसे ही अगर हम इसमें एडजेसेंसी मैट्रिक्स यूज़ करते ना, तो पता क्या हो जाता, ऊपर देखो फॉर मैट्रिक्स क्या हुआ, ये ई नहीं आया, ये वी स्क्वायर आ गया। ये कहानी तुम्हें बता रखी है मैंने जब हम ग्राफ के कुछ क्वेश्चन देख रहे थे, है ना। और वी स्क्वायर प्लस ई लॉग वी, इतना सा अंतर आया, और इतने से अंतर से क्या हुआ, बड़ा अंतर नीचे आ गया, क्योंकि यहाँ पे एक्जैक्टली सारी चीज़ें सेम है, बस ई की जगह वी स्क्वायर आ गया, तो इसकी वजह से वी स्क्वायर को कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा प्लस ई लॉग वी को। ठीक है, अगर क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नहीं अगला कंडीशन देखें कि अगर हम एडजेसेंसी लिस्ट लें और साथ में एरे रखें, तो मिन हीप में क्या है, मिनिमम निकालते हैं ना, हर बार मिनिमम निकाल रहे हैं, अगर इसमें एडजेसेंसी लिस्ट के साथ एरे रखें तो तब क्या होगा। या अगली कंडीशन देख लो, मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ऊपर जाऊँगा तो फिर वो फोकस से हट जाएगा। ये देखो, तो एक चीज़ समझ में आती है कि अगर हम एरे एडजेसेंसी लिस्ट लें और एरे लें तो वी स्क्वायर प्लस ई होगा, दैट इज आंसर जो हो जाएगा वी स्क्वायर हो जाएगा। और अगर हम एडजेसेंसी मैट्रिक्स लें और सॉर्टेड एरे लें, सॉर्टेड एरे, ठीक है, ये दो कंडीशन और देख लो, ऊपर जाते हैं। यहाँ देखो, अगर नॉर्मल एरे होगा तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो लॉग वी की जगह वी इंटू वी हो जाएगा, है ना, क्योंकि फाइंड आउट करने में ही, जैसे मिन हीप में तो फाइंड करने में लॉग वी टाइम लगता है, मतलब यहाँ पे वी टाइम लग जाएगा, और वी में वी फाइंड कर रहे हैं तो वी स्क्वायर नॉर्मल एरे में, है ना। और मैट्रिक्स का क्या चक्कर है, यही है, ये तो तुम्हें पता है। और नॉर्मल एरे में ई प्लस ई हो जाएगा, एजेस को सम कर देंगे। सॉर्टेड एरे में क्या होगा, वी हो जाएगा, क्योंकि अगर एरे सॉर्टेड है तो क्या हमें मिनिमम फाइंड करना पड़ेगा, बार बार नहीं, जो पहला एलिमेंट है वही मिनिमम है ना। और यहाँ पे आ जाएगा वी स्क्वायर प्लस ई वी। इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखते हुए नीचे वैल्यूज़ आ रखी हैं। ठीक है, अब समझ में आया कि कंडीशन कुछ भी हो सकती है, मतलब तुम्हें बोल दिया जाएगा कि अगर तुम डाइजेस्ट्रास में सॉर्टेड एरे यूज़ कर रहे हो और एडजेसेंसी मैट्रिक्स यूज़ कर रहे हो तो क्या कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, तो वो ये आएगी। ठीक है, इनिशियल सॉर्टिंग के लिए भी ये सारी चीज़ें कंडीशन है। ठीक है, अगला एग्जांपल देखो, ये काफ़ी छोटा है मगर तुम्हें एक अच्छा यूज़ केस बताएगा डाइजेस्ट्रास का। ठीक है, एक्जैक्टली यही सेम चीज़ है, मगर मज़ेदार चीज़ -45 है, दैट इज़ नेगेटिव वेट। तो क्या है कि हमें मैनुअली देखा जाए, अगर हम ए से शुरू करते हैं वर्टेक्स, तो ए से ए जाने में 0, ए से बी जाने में 10, है ना, मगर हम मिनिमम देखना चाह रहे हैं तो पहले तो 10 ही आ जाएगा। मतलब ये चीज़ तो क्या है, जो काटा पीटी हुई है, ब्लैक पेन वाले देखो मैनुअली देख रहे हैं क्योंकि हम, ठीक है, या हम क्या कर सकते हैं, ए से बी जाना है, मैनुअली देख रहा हूँ, तो अगर हम सी तक जाएँ फिर बी को जाएँ तो 50 -45, हाँ 5 आ गया, 10 से कम है। सी को जाएँ तो 50 आ रहा है, डी को जाएँ तो क्या होगा, यहाँ तक पहुँचने में 5 लगा, 5 और 7 12। ठीक है, क्लियर होती है बात इतनी। अब आते हैं डाइजेस्ट्रास पे, प्रेजेंट इन मीनिंग। ये मैनुअली इसलिए बताता हूँ कि तुम्हें इससे फेमिलियर हो जाओ तुम। ठीक है, अब ए नल, जीरो नल, इन्फाइनाइट नल, इन्फाइनाइट नल, है ना, सबकी वैल्यू ये है, बस इसकी जीरो है तो इसको ले लिया आगे। ए से देखा तो पहले 10 हो गया, सी, ए से सी की वैल्यू 50 है, और डी तो पहुँच भी नहीं पा रहे तो रहने देंगे, है ना। तो यहाँ पे 2 डिक्रीज़ की लगी, कितनी लगी, 2 डिक्रीज़ की, तो 2 लॉग वी। ये फिर ठीक है, ये फिर से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दिखा रहा हूँ। बी को आते हैं, क्योंकि इनमें से मिनिमम कौन है, बी है, तो बी को आते हैं। और ये कह रहे हैं कि भाई अगर हम सी तक पहुँचना चाहें, बी से सी तक पहुँचना चाहें, तो यहाँ तो 60 और ऐड हो रहा है, तो नहीं, मतलब ए से बी फिर बी से सी तो बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, तो उसको वैसे ही रहने दो। मगर डी तक पहुँचना है तो 17 में काम हो जा रहा है, 10 और 7 17। ठीक है, तो मिनिमम क्या डी है, डी से पूछा। एक मज़ेदार चीज़ जो थी मैंने प्रीवियस वाले में मिस कर दी थी, ये जो मैं काटता हूँ ना इसे, देखो एक बार पीछे वाले को भी दिखाता हूँ। हाँ, ये दिस इज स्टैटिक का मतलब ये था कि इनको जो मैं काटता हूँ, यानी जैसे मैं बी को गोला बना दिया, यहाँ गोला बनाने का मतलब ये है कि अब बी को वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, बी कम से कम वैल्यू है। यानी जैसे अगर मैंने सी पे गोला बना दिया यहाँ पे, है ना, सी तो काट दिया यहाँ, मतलब कि अब कुछ ऐसा नहीं हो सकता डाइजेस्ट्रास में कि इससे कम वैल्यू आ जाए, जो कि करंट वैल्यू है 63 से कम वैल्यू आ ही नहीं सकती सी की। ठीक है, ये प्रोसेस कहता है, तो इसलिए यहाँ काट रहे हैं, ऐसा है नहीं, एक्चुअल में हो नहीं रहा, दिस इज स्टैटिक। ठीक है, डायनामिक नहीं है कि चीज़ें कट रही हैं जुड़ रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ऑन द सेम नोट यहाँ पे बस बताया जा रहा है कि जैसे बी की वैल्यू कट गई, इसका मतलब बी हो गया। अब हमें जैसे सी पे, यहाँ पे देखो डी आ गया नीचे, तो डी की वैल्यू लिख दी,
अब आया 50 और ए, है ना, मतलब सी की वैल्यू में 50 और ए है अभी डला हुआ। क्या कहीं और जा सकते हैं, बी को जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते। आप तो सोचोगे क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि क्रॉस लगा हुआ है। बी की वैल्यू पहले से ही मिनिमम डिक्लेयर हो चुकी है कि 10 से कम नहीं हो सकती, है ना। तो डाइजेस्टर्स में ये दिक्कत है, और इस वजह से डाइजेस्टर मेंट फॉर पॉजिटिव एज वेट ओनली अबव कंटेन नेगेटिव, क्योंकि वो समझ नहीं पाता कि ऐसा भी हो सकता है कि नेगेटिव की वजह से वैल्यू कम हो जाए, है ना। तो देखो क्या हमारे आंसर मैच खा रहे हैं, तो देखो 0, फिर इसका 10 आ गया, इसका 50 आ गया, इसका 17 आ गया, तीनों ही चेंज हो गए। तीनों चेंज पता है क्यों है? ये तो डिपेंड नहीं करता था इन पे, ये नेगेटिव एज वेट है ना, तो ये तीनों ये डिपेंड करता था, ये साइकिल के पार्ट थे। तो यहाँ पे एक टर्म है रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। तो बी का रिलैक्सेशन टाइम जो है 2 log v है, फिर 0 log v, फिर 2 log v, ऐसे करके e log v आ रहा है। मान के चलते हैं, वर्स्ट ऐसा केस लेके चलते हैं, 0 भी आता है मगर हम ऐसे मान के चलते हैं। तो अब आते हैं हमारी, अब तुम सोचते होगे कि नेगेटिव के साथ क्या करना चाहिए, तो तब एक अलग थ्योरम आती है, दैट इज़ कॉल्ड बेलमैन फोर्ड थ्योरम, ठीक है। बेलमैन फोर्ड क्या कहता है कि फाइंड एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब जो एकदम रिलेट कर रहा हो, है ना, नीचे देखो जैसे जैसे बी और डी एडजेसेंट है, तो फाइंड एडजेसेंट वर्टेक्स ऑफ ए एंड परफॉर्म डिक्रीज की ऑपरेशन, डिक्रीज की तुम्हें बता रखा है ऑन दोज वर्टेक्स, देन वी कैन से रिलैक्सेशन एट ए कंप्लीटेड, ठीक है। अब तुम मैंने ऊपर दिखाया तुम्हें रिलैक्सेशन, अब रिलैक्सेशन मतलब समझे कि पहले एक वर्टेक्स, एक एडजेसेंट वर्टेक्स ए का पकड़ो और डिक्रीज की लगाओ ऑन दोज वर्टेक्स, देन वी कैन से रिलैक्सेशन एट ए कंप्लीटेड। तो अगर उस वर्टेक्स पे, उन वर्टेक्स पे मतलब जो एडजेसेंट वर्टेक्स हैं जैसे ए के बी और सी हैं, तो इनमें अगर डिक्रीज की लगती है तो मान के चलते हैं हम ए की रिलैक्सेशन खत्म। इन डाइजेस्टर्स एवरी वर्टेक्स रिलैक्स ओनली वंस, डाइजेस्टर्स की यही बात है कि एक वर्टेक्स एक ही बार रिलैक्स होता है। बेलमैन में हर वर्टेक्स जो होता है रिलैक्स होता है v-1 टाइम। जैसे क्वेश्चन में पूछता है ना, ए से शुरू है तो कितनी बार कितना होगा, 1 2 3 4, कितने वर्टेक्स है 4, तो कितने कितनी बार रिलैक्स होगा, 3 बार। इसलिए ये नॉर्मल प्रोसेस में 3 होता है, और एडिशनली वेरिफिकेशन के लिए हम क्या चौथा लेते हैं। यही एग्जाम्पल देखो, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसकी बेलमैन की, कि यहाँ पे एरे लिया जाता है, यहाँ पे एरे लिया जाता है, दिमाग में रखना इस चीज़ को, ठीक है। तो ये अगर एग्जाम्पल देखो, सेम एग्जाम्पल है, मज़ा आएगा इसको देख के, ठीक है। अभी ब्लैक वाला ही देखना, उसके बाद ये मैंने सब कुछ ए को 0 नल ले लिया, बाकी सब इन्फाइनाइट नल, इन्फाइनाइट नल, है ना। तो ये देखो प्रेजेंट इन एरे, एरे, ठीक है, ब्लैक पेन से चला है, इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। फिर है कि आई इज टू 1 करो, 2 करो, 3 करो, 3 क्यों, क्योंकि रिलैक्स होने v-1 टाइम्स। एडिशनल में इसलिए करता हूँ कि वेरिफिकेशन के लिए, जैसे एक्स की वैल्यू अगर निकाल लेते हो तो इक्वेशन में डालते हो सेटिस्फाई होती है, यानी हाँ वेरीफाई हो गया। तो यहाँ वेरिफिकेशन के लिए क्या है कि अगर ये चीज़ और ये चीज़ ये दोनों सेम है, इसका मतलब वेरिफिकेशन सक्सेसफुल है, मतलब तुमने एक और बार ट्राई करा, रिलैक्स करने की कोशिश की, मगर कोई चेंज आया ही नहीं, इसका मतलब कि फाइनल वैल्यूज आर दिस, इसके बाद तो फाइनल वैल्यूज चलती रहेंगी, है ना। तो नॉर्मल प्रोसेस में v-1 टाइम चलता है, और वेरिफिकेशन पर्पस के लिए एक बार और दिखा दिया कि हाँ वैल्यूज देखो, देखो 0 n 5c सब सेम है। तो देखो क्या करा है, अब आई को 1 रखा, आई 1 रखा, और एक यहाँ पे हैश दिख रहा होगा तुम्हें, हैश 1 हैश 2 हैश 3 हैश 4 हैश 5 हैश 6, है ना। तो ये इसका मतलब क्या है, एज नंबर। अच्छा थोड़ा इस साइड करते हैं, बेटर। इसका मतलब है एज नंबर एक्स, एक्स इक्वल टू 5 है, जैसे यहाँ देखो, तो ये क्या ए टू सी जा रहा है। अब तुम बोलोगे कि भाई ये कैसे कर दिया, 1 2 1 यहीं क्यों ले लिया, कहीं भी ले लो, तुम्हें बस सभी एजेस को नंबर लेना है, सभी एजेस को नंबर देना है, और उसी पैटर्न को फुलफिल कर मतलब कैरी ऑन करना है हर बार। मतलब इसको 1 ले लिया, इसको 2 ले लिया, कहने का मतलब है कि मैटर नहीं करता तुम कुछ भी पैटर्न लो, मगर हर बार वही पैटर्न लेके चलना है। फॉर एग्जाम्पल आई इक्वल टू 1 करा, तो एक बार रिलैक्सेशन करने के मामले में हमने क्या करा कि ये वैल्यू क्या है अभी, इनफाइनाइट है, उसमें 7 जोड़ दो, क्या फ़र्क पड़ेगा, नहीं, इनफाइनाइट ही रहेगा, तो नो चेंज। ये ख़त्म एज, ये वाला एज तो काम करेगा, ये भी इनफाइनाइट, ये 9, है ना, सेम। फिर एज 3 पे आए, ये इनफाइनाइट, ये 60, नहीं काम करा। और एज 4 पे आओ, इनफाइनाइट -45, इनफाइनाइट, कोई सब कुछ इनफाइनाइट जा रहा है। एज 5 पे आओ, ये 0 है, 0 में 50 जोड़ो, तो हाँ 50 आ रहा है, किसमें, सी में। एज 5 को देखा तो 50 आ रहा है, पेरेंट ए था, है ना, इनफाइनाइट से तो कम है। फिर बी का देखो, यहाँ पे मैं लास्ट में आया, मैं चाहता हूँ उसको यहाँ पे पहले आ सकता था, तुम्हारी मर्जी, अकॉर्डिंग टू यू, ठीक है। 10 ए, समझ में आया क्यों, बी तक पहुँचने के लिए एक ही ज़रूरत है, और रास्ता 10 का है, ये चीज़ हो गई। तो यहाँ लिखा है कि इसमें अगर तुम इस साइड देखो, राइट साइड देखो, तो ये चीज़ करने में एज कवर जो हुआ है वो ई ओ है ना, सारे एजेस कवर करे ना हमने, ये हैश 1 हैश 2 करके एज नंबर ही तो थे, और 0 ऑफ 1 लगे डिक्रीज़ की इन एरे, क्योंकि एरे में डिक्रीज़ की जो होती है वो ऑफ 1 में लगती है, डिक्रीज़ की ऑपरेशन। ये कोई मिनी हीप मैक्स हीप तो है नहीं कि सारी पोजीशन सेल्टर हो जाएंगी, है ना, तो इस बात का ध्यान रखना। और ऐसे ही हर किसी में यही लग रहा है। तो एट द एंड बिग ऑफ वी डॉट ई, क्योंकि हम ये है ना टोटल वी वर्टेक्स पे ही तो कर रहे हैं रिलैक्सेशन, तो वी डॉट ई हो जाएगा।
बात समझ में आती है। तो हम आ जाते हैं बैक टू वर्क। तो ये चीज़ समझ में आई तुम्हें कैसे काम करा। अगले स्टेप में क्या होगा, एक बार और रिलैक्सेशन करेंगे क्योंकि कुछ वैल्यूज जो हैं शिफ्ट हुई हैं। ये देखो 50 और ये हो गया, ये 10 और ये हो गया। फिर से चलते हैं। अब देखो ये 10 और ये हो गया था, याद है ना 10, पैरेंट इसका ये निकला। अब 10 में 7 जोड़ोगे तो 17 आएगा कि नहीं आएगा, तो आ गया भाई 17 आ गया, है ना। तो यहाँ 17 लिख दिया, है ना डी पे। सेकंड पे जाओ, 17 में 9 जोड़ोगे क्या आंसर आएगा भाई, सॉरी 9 कैसे जोड़ेंगे, इसका एरो इस साइड है ना। तो ये कितना था 50, 50 में 9 जोड़ोगे तो कितना आएगा 59, मगर यहाँ 17 है तो रहने दो, चेंज मत करो, मिनिमम चाहिए ना हमें। 3 पे आते हैं। ये कितना था 10 था, 10 में 60 जोड़ा, ज़्यादा आ रहा है, रहने दो। इसमें से अब इसकी बारी आ गई ना, तो 50 में से 45 माइनस करा, हाँ छोटा हो गया, 10 से छोटा, 5 और सी आ गया। ठीक है 5 सी आ गया, तो कर दो 5 और सी। फिर आ जाओ फिफ्थ पे, कोई चेंज नहीं आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो हमारे पास क्या चेंजेस आए कि 17 बी 50 है, ये तो एग्जैक्टली सी का वही रहा क्योंकि यहाँ से तो कोई रास्ते नहीं है। 5 सी नया हो गया और 0 एन। तीसरी बार रिलैक्स करने जाएंगे तो ये 5 की वजह से क्या आ जाएगा, 5 में 7 जुड़ा 12, तो 12 आ गया, है ना। तीसरी बार रिलैक्स कर रहा हूँ। और सेकेंड वाला देखो 50 में फिर से नहीं चलेगा, नीचे आओ, 5 में 60, नहीं नहीं, 50 माइनस 45, एग्जैक्टली वही। ठीक है, बस एक वैल्यू चेंज हुई ये वाली, बाकी सारी वही रही। और जब एक बार और रिलैक्स करने जाओगे ना तुम, तो फिर से वही रहेगा, करके देख लो। अब ये 5 था, 5 में फिर से 7, 12, उसके बाद कोई चेंज ही नहीं है क्योंकि सब मिनिमम पे पहुंच चुके हैं। तो वेरिफिकेशन के टाइम पे भी वही आ गया, फाइनल करेक्ट आंसर इज दिस। तो एक चीज़ हमें क्या समझ में आती है कि बेलमैन फोर्ड विल गिव करेक्ट आंसर फॉर ऑल एज वेट, पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ, दोनों के लिए। मतलब अगर तुम रजिस्ट्रार्स यूज़ कर रहे हो और पॉजिटिव है तो बेटर, सही है, सही आंसर आएगा। अगर नेगेटिव है तो मे बी करेक्ट, सही हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, मगर बेलमैन में पक्का नेगेटिव वेट के लिए भी सही आंसर आएगा। ठीक है, तुम्हें पता चल ही जाएगा। ये वाला इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखो, यहाँ पे 10 है, फिर 20 माइनस 23 5, ए बी सी डी, सिंपल सा है। मैनुअल चेक करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। ए जीरो, ए से शुरू कर रहे हैं, ए से ए जाने में 0, ए से बी जाने में 10, बी से सी जाने में, बी से सी जाने में क्या होगा 30, है ना, क्योंकि 10 और 20 30 होता है, 30 लिख दिया। फिर 30 में 5 जोड़ो 35 हो गया, ओके सर। मगर देखा क्या इससे भी कम हो सकता है, तो हाँ हो सकता है, क्योंकि अगर हम बी तक पहुँचने के लिए, अगर यहाँ पे जैसे इनफाइनाइट एंथ है ना, अब ये तो डाइजेस्ट्रास में लिखा हुआ है, मगर 30 में से तुम अगर 23 हटाते हो, ठीक है, क्योंकि सी तक पहुंचने के लिए कितना लगा 30 लगा, अब उसमें से 23 माइनस कर दिए तो कितना आंसर आया 7, है ना। तो इस 7 बी की जगह क्या कर दो 7 कर दो। अब 7 में 20 जोड़ो 27 आ जाता है, समझ में आया। और 27 में 5 जोड़ो तो 32 आ जाता है। फिर से क्या करा, अब यहाँ पे क्या है 27 है, 27 माइनस 23 कितना आता है 4 आता है, तो बी की वैल्यू 4 कर दी। तो एट द एंड हो क्या रहा है, सब कुछ मैनुअली मैनुअली अगर चेक कर रहे हैं तो सब कुछ कट पिट के माइनस नेगेटिव जा रहा है। तो ये क्या है, पार्ट ऑफ नेगेटिव एज साइकिल। असल में जिस एज साइकिल का टोटल वेट नेगेटिव आता है दैट इज 20 प्लस माइनस 23 माइनस 3, तो ये नेगेटिव एज वेट साइकिल कहलाती है। ठीक है, तो ये नेगेटिव पार्ट ऑफ नेगेटिव एज साइकिल है और ये डिपेंडेंट है। ठीक है, क्योंकि आगे जाके डिपेंड हो रहा है इस पर। तो डाइजेस्ट्रास अगर ट्राई करके देखें, तुम्हें पता है नेगेटिव के साथ मे भी करेक्ट या नहीं भी आ सकता है। तो पहले तो 0 एन रहेगा। अब देखो ये करना है तुम्हें एक्चुअल में, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, है ना, तुम्हें बार बार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं निकालनी। ठीक है, तो 0 एन, अब ये यहाँ लिया, ए को यहाँ लिया, बी के पास गए, क्योंकि एक बार जिसको अप्रोच, जैसे जिसका गोला बन गया वो फिक्स हो गया, यानी उससे कम जा नहीं सकता। बी तक गया तो ए 0, 10 और ए, क्योंकि ए से बी जाने में 10 आएगा और ए पेरेंट है ही। तो ये गोला मारने का मतलब है कि फिक्स्ड हो गया, अब चेंज नहीं हो सकता। तो ये तो बड़ी दुविधा की बात है, क्योंकि चेंज तो हो रहा है ना। तो हमें पता ही चल जाता है आगे जाके कि रजिस्ट्रार जो है वो नेगेटिव पे काम करेगी या नहीं करेगी। फिर जब चेक करके देखा बी से सी गए तो 30 भी आया, फिर ये भी एक्जैक्टली गोला मार, क्योंकि इन दोनों से छोटा तो 30 भी है। फिर 35 सी, तो आंसर आया 0 10 30 35, जो कि इनिशियल वाले थे, मगर एक्चुअल आंसर तो है नहीं ऐसा। तो साइकिल विद टोटल सम जो है -3 है, तो नेगेटिव एज वेट साइकिल कहलाती है वो। ये बात क्लियर है। अब चेक करते हैं एक बार बेलमैन फोर्ड क्या कहता है। ठीक है, क्योंकि हमने बोला है कि नेगेटिव एज वेट के साथ बेलमैन फोर्ड सही काम करता है, देख लेते हैं। ठीक है, फिर ये कुछ नीचे नोट पॉइंट है वो भी देखेंगे। तो यहाँ देखो मैंने बनाया है, क्योंकि क्वेश्चन में वैसे ही ऑलरेडी ब्लैक पेन से था, तो मैंने सोचा इस बार ब्लू से करते हैं। और बेलमैन फोर्ड प्रेजेंट इन एरे लिखना ही है, क्योंकि डाइजेस्टार्स में मिनी हीप होती है। ए बी सी डी लगाया, एक्जैक्टली सेम काम करा, बस यहाँ पे नंबरिंग कर देनी है एजिस की। तो कुछ भी ले लो पैटर्न, यहाँ इसको 1 2 3 4 ले लिया, और हर बार इसी पैटर्न में चेक होगा। ठीक है, तो बताओ 1 2 3 4 कितने कितने वो है वर्टेक्स हैं, 1 2 3 4, 4 वर्टेक्स है, तो कितनी बार चेक करना है
v-1 दैट इज़ 1 2 3 और फोर्थ फॉर वेरिफिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 0 n, चेक कर रहा हूँ, देखो यहाँ से यहाँ गए, ये भी इन्फाइनाइट है, ये भी इन्फाइनाइट है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये हो गया सेकंड में, इन्फाइनाइट इन्फाइनाइट कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इन्फाइनाइट इन्फाइनाइट कोई फ़र्क नहीं पड़ा, है ना। मतलब इन्फाइनाइट -23 करोगे तो इन्फाइनाइट ही तो रहेगा, फ़र्क यहाँ से पड़ेगा 0 और b तक, तो ये 10 आ जाएगा, है ना। तो देखो 10 और a, बाकी सब क्या है, इन्फाइनाइट रहे। अब ये 10 हो गया, वैल्यूज़ की 10 हो गई, है ना। फिर से चेक करा, ये इन्फाइनाइट, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर यहाँ पे चेक करा b से, क्योंकि b 10 है, 10 में 20 जोड़ा, c की वैल्यू क्या हो गई, 30 हो गई, तो सेकंड आइटरेशन में यहाँ 30 दिख रहा है ना, ये तो इन्फाइनाइट ही रहा। अब सेकंड ये हो गया, थर्ड ये है, तो 30 - 23 कितना होता है, 7 होता है भाई, तो यहाँ 7 आ गया, समझ में आया। तो ई चल रहा है, तुम्हें पता है, क्योंकि ई इंटू ओ ऑफ 1 होता है एरे में, तो है ना, डिग्रीज की लगता है तो डायरेक्टली ओ ऑफ 1 में हो जाए। फिर ये पर्टिकुलर काम होने के बाद जब नेक्स्ट स्टेप चला, तो इस बार सी की वैल्यू हमें मालूम है कितनी आई, 30 थी ना, ये देखो 30, फिर इसको काट के 35 हो गया, तो यहाँ 35 लिखा गया। फिर सेकंड में चला तो बी की वैल्यू 7 थी, 7 + 20 दैट इज 27, ठीक है। और उसके बाद इधर आएंगे, क्योंकि ये तीसरा इसको देख रहे हैं, 27 - 3 दैट इज 23 दैट इज 4, है ना। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर होती है कि फिर से वैल्यूज चेंज हो गई, फिर वेरिफिकेशन करते टाइम फिर से वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो इससे हमें क्या कंक्लूजन मिलेगा कि ये सब -∞ को जा रहे हैं, जो डिपेंडेंट है। एक तो ये नेगेटिव एज है और ये डिपेंडेंट है, तो ये तीनों वैल्यूज चेंज कर रहे हैं, तो हम इसको बोलेंगे अनडिफाइंड है, ठीक है। तो कुछ नोट पॉइंट देख लो फटाफट, और होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ज़्यादा नहीं करना आज, चलो ये आखिरी रखता हूँ, ठीक है। ये 4 नोट पॉइंट है और तुम्हें क्लियर हो जाएगा। इफ़ ग्राफ कंटेन ऑल पॉजिटिव एज वेट साइकिल, तो डाइजेस्टर्स ऑलवेज करेक्ट, अदरवाइज इट मे फेल, सही है। रजिस्टर हमेशा सही होती है पॉजिटिव एज वेट साइकिल के लिए, वरना दिक्कत कर सकती है। इफ ग्राफ कंटेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव बट नॉट नो नेगेटिव एज वेट साइकिल, देन बेलमैन फोर्ड विल ऑलवेज करेक्ट, है ना। अगर ग्राफ में तुम्हारे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, कैसी भी साइकिल है, मगर नेगेटिव एज वेट साइकिल ही होनी चाहिए, जैसे मैंने अभी इस वाले एग्जाम्पल में दिखाया -3 आ रहा था, तो बेलमैन फोर्ड भी एकदम सही है। अगर ग्राफ कंटेन नेगेटिव एज वेट साइकिल, तो बेलमैन फोर्ड गिव रॉन्ग आंसर फॉर फ्यू वर्टेक्स विच आर पार्ट ऑफ डिपेंडेंट और नेगेटिव एज वेट साइकिल, है ना। कुछ वर्टेक्स का गलत आंसर दिखाएगा, जैसे चेंज आंसर दिखाएगा, बिकॉज आंसर इज अनडिफाइंड टू देम, बट फॉर अदर्स इट विल गिव करेक्ट आंसर, है ना। फॉर एग्जाम्पल कि इसके लिए इसने करेक्ट आंसर दिखाया, जो डिपेंडेंट थे और जो नेगेटिव एज वेट साइकिल के पार्ट थे उनके लिए गलत आंसर दिखाया, ठीक है। तो अनडिफाइंड रहेगा। आखिरी पॉइंट है, बेलमैन फोर्ड विल गिव ऑल नेगेटिव एज वेट साइकिल प्रेजेंट इन गिवन ग्राफ इफ दे आर रीचेबल फ्रॉम सोर्स, फाइंड। तो बेलमैन फोर्ड ने ढूंढ पाएगी, फाइंड बता पाएगी कि सारे नेगेटिव एज वेट साइकिल कौन से हैं जो जो भी सोर्स से रीचेबल है। ये थे हमारे पॉइंट्स। अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा बेलमैन फोर्ड और डाइजेस्ट्रास।